हेलो बच्चों। तो ये हमारा एक्सेलरेट एजुकेशन सेंटर है जो नावाड़ी में स्थित है। जो बच्चे हमारे आसपास के हैं जो सीबीएसई में पढ़ रहे हैं क्लास 10 में, जैसे डीपीएस स्कूल है ना, और अगल बगल में जो भी सीबीएसई स्कूल है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं सीरीज चला रहा हूँ प्रीवियस ईयर पेपर का, और वो क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और बहुत बार ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। जैसे देखिए, आज का ये क्वेश्चन मैंने लिया है, ये 2022 में 2022 में आया था, और इसके बाद मैंने जब क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस किया तो देखा कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इसका एक अच्छा सा वीडियो बना ही देता हूँ। बच्चों, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे एक प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म है जो ट्रायंगुलर प्रिज्म है मेरा, इसका हम कुछ नाम रख देते हैं ABC। क्वेश्चन है कि यहाँ से जब एक वाइट लाइट जाएगा, तो आपने भी देखा होगा बुक में कि यहाँ से दिया हुआ रहता है, ये वाइट लाइट अलग अलग कलर में हमारा स्प्लिट हो जाता है। जैसे देखिए, ये कुछ इस तरह से, एक जो ये जो ऊपर वाला लाइट है इसको मैंने दिखाया है कि ये रेड कलर होता है, और नीचे में इसका वायलेट कलर होता है। तो अलग अलग कलर इसमें होते हैं। जैसे इसके नीचे में, जैसे आप लोग यदि पता हो तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि कौन कौन सा कलर होता है। टोटल 7 कलर्स होते हैं इसमें, तो मैंने सबको नहीं दिखाया यहाँ पे, आपको भी पता है वो विबग्योर होता है एक सीरीज, और वहाँ से आप नाम को याद रख सकते हो। मैंने अभी 2 लिया है समझाने के लिए। जो सबसे ऊपर में रहता है वो रेड कलर होता है, और सबसे नीचे में जो रहता है वो वायलेट कलर रहता है। क्वेश्चन क्या पूछा कि यूजिंग स्नेल्स लॉ एक्सप्लेन विच कलर ऑफ वाइट लाइट विल बेंड मोर। कहने का मतलब ये है कि वाइट लाइट में जो 7 कंपोनेंट्स ऑफ कलर है ना, जैसे वायलेट है, इंडिगो है ना, और भी अलग अलग जो कलर हैं, तो उनमें से सबसे ज़्यादा बेंड कौन करेगा। जैसे ये देख रहे हो, वाइट लाइट जब आ रहा था, यदि ये प्रिज्म नहीं रहता तो कुछ ये इस डायरेक्शन में निकल जाता, लेकिन ये प्रिज्म होने के कारण ये क्या हो रहा है कि अलग अलग कलर में क्या हो रहा है, ये स्प्लिट हो रहा है। तो ये जो बेंडिंग हुआ, ये बेंडिंग जो है वो किस कारण से हुआ, तो 2 फैक्टर यहाँ पे बच्चों होता है जिसके ऊपर ये बेंडिंग डिपेंड करता है। एक है लाइट का वेवलेंथ। आप जानते हो कि लाइट में जो 7 अलग अलग कलर हैं, तो सबका वेवलेंथ अलग अलग होता है। तो जो क्वेश्चन आता है, एक बार हमारा वेवलेंथ के टर्म में पूछा था कि बताइए वेवलेंथ के टर्म में एक्सप्लेन कीजिए कि कौन सा कलर का वेवलेंथ कैसा है और वो कितना बेंट होगा। और अधिकतर बार जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, और ये स्नेल्स लॉ यूज करके आपको समझाना भी है कि कैसे हमारा ये जो वायलेट कलर है, जैसा आप भी देख रहे हो, ये ज़्यादा बेंडिंग हुआ है इसके साथ। तो ये वायलेट कलर का बेंडिंग क्यों ज़्यादा हुआ है ना, वो स्नेल्स लॉ का यूज करके हमें समझाना भी है। तो चलिए बच्चों, मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। आप देख रहे हो, सबसे पहले ये हमारा ग्लास प्रिज्म है, इसके बाहर में इधर हमारा जो मीडियम है वो एयर दिया हुआ था। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप सभी को पता होना चाहिए, वो 1 के इक्वल होता है, यानी कि हम म्यू का जो वैल्यू है वो हम 1 ले लिए हैं, है ना। और ये जो हमारा ग्लास प्रिज्म है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए, ये म्यू लेने के लिए बोला है, मतलब ये हमारा इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो म्यू होगा, ठीक है। अब जब वाइट लाइट यहाँ से जाएगा तो ये 7 अलग अलग कलर में यहीं पे स्प्लिट होता है, और उसके बाद फिर ऐसे करके हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले कि जब हमें स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा, तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है। स्नेल्स लॉ जो है वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ है ना। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि सर साइन आई बाय साइन आर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। साइन आई बाय साइन आर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। और बच्चों, आपको ये फार्मूला बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए कि ये जो कांस्टेंट का वैल्यू है वो हम लोग निकाल सकते हैं। ये हमारा μ2 बाय μ1 के इक्वल होता है, जहाँ पे μ2 क्या है, तो जिस मीडियम में लाइट रिफ्रैक्ट हुआ, और μ1 क्या है, जहाँ से लाइट आ रहा था। जैसे यहाँ पे एयर से लाइट जा रहा था तो ये होगा μ1, और प्रिज्म में लाइट गया तो यहाँ से रिफ्रैक्ट हुआ, तो इसीलिए इसका ये होगा μ2, जहाँ पे लाइट गया। पहला चीज़।
यही हम कांस्टेंट का वैल्यू वेलोसिटी के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे लाइट का स्पीड है v1 एयर में, और जैसे ही ये यहाँ पे प्रिज्म में पहुँचता है यहाँ पे, तो इसमें इसका स्पीड हो जाएगा v2। तो हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ से निकालेंगे तो ये आएगा हमारा v1/v2 के इक्वल। किसके इक्वल आएगा? v1/v2 के इक्वल। यही यदि वेवलेंथ के बारे में बात करें तो वेवलेंथ के टर्म में ये आता है हमारा λ1/λ2। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारा वेवलेंथ है कलर का, लाइट का, वो मान लीजिए λ1 है, और यहाँ पे जब स्प्लिट हो रहा है तो सारा का वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे वो वेवलेंथ हमारा मान लीजिए किसी एक पार्टिकुलर कलर का λ2 हो जा रहा है, तो वो चीज़ हम लोग लेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि सर आई क्या होता है, आर क्या होता है ना। μ2/μ1 तो आप समझ में आ गया। μ2 का वैल्यू क्या होगा? ये ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो हमारा म्यू दिया हुआ है। और μ1 क्या होगा? तो μ1 होगा ये हमारा एयर में है ना, जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है वो। तो इसको यदि हम आगे बनाने का प्रयास करें तो ये sin I/sin r, ये क्या आएगा? तो देखिए μ2 का वैल्यू म्यू लेने के लिए बोला हुआ है क्वेश्चन में, तो हमने ले लिया म्यू। μ1 का वैल्यू एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1, तो μ/1 करेंगे तो ये क्या आएगा? म्यू के इक्वल आएगा। तो बच्चों ये जो म्यू है वो क्या है? यही है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। तो ये जो है इसको यदि हम थोड़ा सा अरेंज करके लिखें तो म्यू इक्वल टू क्या आ रहा है? ये आ रहा है हमारा sin I/sin r है। तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना होगा कि सर आई क्या होता है और ये आर क्या होता है। बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो आई है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सर आई हम कैसे पता लगाएं और आर हम कैसे पता लगाएं? तो देखिए जब भी हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछे या एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछे या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछे, तो हमेशा नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है ना रे, वही हमारा होता है वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे यहाँ पे देखिए नॉर्मल किसके ऊपर ड्रॉ करना है? सरफेस के ऊपर। जैसे ये व्हाइट लाइट हमारा आ रहा है तो ये हमारा सरफेस मिला, इसके ऊपर नॉर्मल कौन सा लाइन होगा? तो देखिए ये वाला लाइन होगा, है ना। ये क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे यही है जो हमारा कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। तो ये जो हमारा लाइन है जिसको हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, ये है नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल है। अब नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे, देखिए ये इंसिडेंट रे है, व्हाइट लाइट है ना, इंसिडेंट कर रहा है यहाँ पे। तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो कि ये जो आई का वैल्यू है, चूँकि यहाँ पे व्हाइट लाइट यहाँ से लेकर के यहाँ तक में ये अलग अलग कलर में स्प्लिट नहीं हुआ है, इसीलिए आई का वैल्यू सबके लिए सेम होगा। क्यों? क्योंकि सारा लाइट इसी में है, व्हाइट लाइट में ही सारा कलर का लाइट है। रेड भी है, वायलेट भी है, येलो भी है ना, और भी जो कलर है वो। तो इसीलिए आई का वैल्यू सबके लिए क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मान लीजिए ये 30, 60 कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये वाले पार्टिकुलर केस में हमारा आई जो है वो कांस्टेंट हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है वो टोटल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि सर जो म्यू है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, किसका? 1/sin r का। तो इस तरह का टर्म यदि आए बच्चों, जैसे म्यू यहाँ पे है, sin r यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r के साथ। यदि म्यू का वैल्यू ज़्यादा होगा तो r कम होगा, r का वैल्यू कम होगा तो म्यू का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। अब आई तो हमें पता चल गया। सर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर क्या होगा इसमें? तो यदि हम आर का वैल्यू निकालने का प्रयास करें तो वही है नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाएगा वही हमारा कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए बच्चों यही है हमारा नॉर्मल, और सबसे पहले ये हमारा वायलेट कलर दिख रहा है, तो ये जो एंगल होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये होगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मान लीजिए ये हमारा एंगल है R1, ये एंगल क्या है? R1। यदि हम लोग रेड के लिए लें जो सबसे ऊपर में है, इसके लिए जो हमारा एंगल होगा वो देखिए ये कितना आ रहा है? R2 आ रहा है। जैसा कि फिगर से भी आप देख रहे होंगे कि R1 जो एंगल है वो छोटा है किससे? R2 से। तो यहाँ पे बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, यदि R1 छोटा है तो sin R1 का भी वैल्यू क्या होगा? कम होगा। और ये वैल्यू यदि कम हो गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि R1 किसके लिए आ रहा है? देखिए सबसे नीचे में जो कलर है वो है वायलेट कलर। तो वायलेट कलर का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो सबसे कम है ना, और इसीलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है।
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन में पूछा था हमें कि बताइए कौन सा कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो इसीलिए बच्चों हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि सिंस ये R1 है ना, सिंस R1 इज लेसर है ना ऑफ वायलेट कलर है ना, वायलेट कलर। सो यदि इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 सबसे छोटा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट है ना विल बी मोर, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट विल बी मोर। तो ये हम लोगों ने समझा सबसे पहले क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जैसे हम लोग देख रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। अब दूसरा चीज़ जो हमें पूछता है कि बताइए जो बेंडिंग हो रहा है वो बेंडिंग किसका सबसे ज़्यादा होगा। तो देखो बच्चों जब हमें बेंडिंग निकालने के लिए बोलेगा तो बेंडिंग होता है यहाँ से, ये जो हमारा इंसिडेंट रे था व्हाइट लाइट, यदि यहाँ प्रिज्म नहीं रहता तो ये कुछ इस डायरेक्शन में व्हाइट लाइट हमारा निकल जाता। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये जो हमारा प्रिज्म लग गया, प्रिज्म के मटेरियल के कारण ये लाइट जो है वो अपने अलग अलग कलर में क्या हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं। तो बेंडिंग यहाँ से डिपेंड करता है। जैसे देखिए ये वाला जो एंगल है सबसे कम बेंडिंग किसका हुआ, रेड कलर का, और यहीं से यदि हम निकालने का प्रयास करें ये वायलेट वाला, तो देखिए इसका इतना ज़्यादा बेंडिंग हुआ है। तो बेंडिंग किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, देखिए यहाँ से यदि हम लोग देखें तो बेंडिंग सबसे ज़्यादा हो रहा है किसका, वायलेट का, और वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जिस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, जिस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका बेंडिंग भी ज़्यादा होगा, और जिस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका बेंडिंग भी सबसे कम होगा। तो हमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है कि कम है, तो हम लोग बोलेंगे सर रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है ना। वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है कि कम है, तो वायलेट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ज़्यादा होगा। एक तो क्वेश्चन ये हमें समझ में आया। दूसरा वेवलेंथ के टर्म में पूछता है बच्चों, तो वो भी मैं यहीं पे समझा देता हूँ। जैसे आप यहाँ से यदि ध्यान से देखिएगा तो μ2/μ1 का जो रिलेशन आता है ना, वो क्या आता है, λ1/λ2, यानी कि वेवलेंथ इन फर्स्ट मीडियम एंड वेवलेंथ इन सेकेंड मीडियम के बराबर आता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा sin i/sin r है ना, यहाँ पे i यदि कांस्टेंट कर दें तो क्या आएगा, 1/sin r आएगा, ये आएगा λ1/λ2 के इक्वल है ना। तो इसका मतलब ये है कि वेवलेंथ जिसका ज़्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका बेंडिंग कम होगा। तो इसीलिए यहाँ पे रेड का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, आपको वैल्यू याद होना चाहिए, ये लगभग 7400 एंगस्ट्रम के आसपास होता है, और वायलेट का 4400 एंगस्ट्रम के आसपास होता है ना। तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है रेड का, और वेवलेंथ सबसे कम होता है वायलेट का। तो इसीलिए यदि वेवलेंथ के टर्म में क्वेश्चन आता है तो हमें लिखना होगा सिंस रेड कलर हैव लॉन्गर वेवलेंथ सो इट्स बेंडिंग विल बी वेरी लेस। अदरवाइज यदि क्वेश्चन आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में बताइए कि किसका बेंडिंग ज़्यादा होगा, तो अभी आपको मैंने समझाया बच्चों स्नेल्स लॉ का यूज़ करके कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर का होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और इसीलिए उसका बेंडिंग क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो एक रिलेशन हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि जो बेंडिंग है ना, बेंडिंग किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो बेंडिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसका बेंडिंग भी ज़्यादा। जैसे यहाँ देखिए वायलेट का बेंडिंग ज़्यादा हो रहा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, दूसरा रिलेशन वेवलेंथ के टर्म में क्या आएगा, ये जो हमारा बेंडिंग है ना, बेंडिंग ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट जो आ रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ का। कहने का मतलब ये है कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका बेंडिंग क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे जैसे बच्चों आपको मैंने अभी बताया कि रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तो देखो इसका बेंडिंग भी यदि हम लोग इससे मेजर करने का ट्राई करें तो इसका बेंडिंग भी क्या हो रहा है, सबसे कम हो रहा है। तो ये दो रिलेशन बच्चों आपने याद रखिएगा, और एक ये स्नेल्स लॉ का यूज करके जो हमने ये चीज़ समझाने का प्रयास किया, इसको पूरा आपको लिखना है अपने टर्म में, लैंग्वेज में ये चीज़ यूज करके आप लिख सकते हो है ना। टोटल 4 नंबर का मार्क्स में ये क्वेश्चन आया हुआ था और आता भी है ना, इंटरवल 1-2 साल छोड़ छोड़ के। तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से करके जाइएगा। थैंक यू।